विनोद रावल जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। स्थिति हम हर दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से बदल रही है। ना एक कदम अमेरिका पीछे हटने को तैयार है, ना ईरान पीछे हटने को तैयार है। क्या वाकई लग रहा है कि दुनिया सच में $200 प्रति बैरल के लिए तैयार है? नमस्कार तरुण जी एंड आप धन्यवाद मुझे इस डिबेट में लेने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा $200 के लिए क्या दुनिया तैयार है या नहीं। देखिए, बिल्कुल धमकी तो यही दी गई थी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया था, क्योंकि वो जो 54 किलोमीटर की 54 किलोमीटर की जो एक सी की लाइन है जहां से पूरा गुजरता है तेल, और जिसका सबसे बड़ा कंज्यूमर 88% इंडिया है। और आज जिस तरह से आज लड़ाई का 13वां दिन है, उसको देखते हुए अगर ट्रंप साहब की बात माने तो बिल्कुल जंग जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन ईरान की बात मानते हैं तो कल भी अगर देखते हैं तो ईरान ने अच्छे खासे अटैक्स किए हैं। और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध लंबा चला तो $200 जो पर बैरल है वो बिल्कुल सच हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि उसका असर हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ता है। हमारी इकोनॉमी 0.5% जीडीपी सीधी डाउन चली जाती है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि $1 पर बैरल अगर तेल का प्राइस बढ़ता है तो हम पर 15 से 16 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। और अगर $10 बढ़ता है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल हिट होती है उसके साथ। और अगर ये $200 की बात अगर सच होती है जिस तरफ हम जा रहे हैं, हालांकि अभी $120 पीक से नीचे गिरा है, और जिस तरह से कल IEA ने 400 मिलियन जो बैरल है जो अपना रिजर्व है वो रिलीज कर दिया, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। हालांकि भारत उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम यूरोप की डिपेंडेंस कम होती है और हमारी जो है बढ़ती है। जिस तरह से रशिया आज हमें डिस्काउंट पर तेल नहीं दे रहा है, अब हमसे प्रीमियम वसूल रहा है। तो जब ये सारी चीजें देखते हैं, अमेरिका कहता है कि मैं आपको 30 दिन का समय दे रहा हूं, जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये बिल्कुल जंग जो है वो इकोनॉमिक की तरफ भी बढ़ रही है, और इस पर इंडिया पर बहुत बड़ा हिट आता है, और उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो कम होता है, जो कि अराउंड 50% गल्फ कंट्रीज से आता है। तो इन सब चीजों को देखते हैं तो ये $200 बैरल जो है कहीं सच हो सकता है, लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल इसके लिए तैयार है। उन्होंने एक मैकेनिज्म रेडी किया हुआ है, उसको 45 डेज का रिजर्व है, हालांकि 90 चाहिए था, फिर भी हम 45 दिन तक पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बातचीत चल रही है और जिस तरह से माहौल है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी इस समस्या का कोई हल होगा, पर बहुत जल्दी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, सब यही चाहते हैं कि समस्या का समाधान जल्दी हो। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हर एक सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा, जाहिर है कि हिंदुस्तान के जीडीपी पर भी इसका असर पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, और एयरलाइंस के रेट में भी इजाफा हुआ है, टिकट्स बढ़ चुके हैं, महंगे हो चुके हैं, लोगों का सीधा जो असर है उनकी जेब पर पड़ रहा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के टैक्स कम करने को लेकर सरकार पर एक बड़ा दबाव बन सकता है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक आर्थिक वॉर है। ईरान ने इसको डिफेंस वॉर के साथ साथ एक पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमिक वॉर में भी कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से, या वहां पर जिस तरह से नेवी शिप्स पर अटैक किया गया। अब उसकी सिचुएशन ये कि अगर आपका क्रूड महंगा आता है, आपका तेल महंगा आता है, मतलब आपकी एनर्जी महंगी आती है। अगर आपकी एनर्जी महंगी आती है तो आपका हर इंडस्ट्री पर उसका असर आता है। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट है, आपका फॉरेन इनफ्लो कम हो जाता है, क्योंकि वहां से जो लोग हमारे को पैसा भेजते हैं, 5 लाख करोड़ के आसपास हमको जो फॉरेन एक्सचेंज है वो गल्फ कंट्रीज से आता है, वो आना बंद हो जाएगा। हमारे जो लोग वहां काम करते हैं, 1 करोड़ के आसपास लोग वहां जॉब्स करते हैं, वो जॉबलेस हो जाएंगे। उसके साथ साथ उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, वो इवैक्यूएट करके अपने देश में वापस आएंगे, उनके लिए फिर से रोजगार का इंतजाम करना होगा। तो एक्चुअली ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं चीजों पर पड़ेगा। मनन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 73 में जिस तरह से प्राइसेस डबल हुए थे, कहीं ना कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं, पर इस बार वो सिचुएशन नहीं है मनन जी। इस बार देखिए 120 का पीक टच करने के बाद वापस 91 पर आया, वरना तो ये ऊपर जाता रहता। और मुझे लगता है कि खाली स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी सबने कहीं ना कहीं अपने किए हुए हैं, क्योंकि ये वॉर सडन नहीं हुआ है। ये वॉर की जो एक वो चिंगारी है वो बहुत टाइम से सुलग रही थी, और सब देशों को इसका अंदाजा था कि ये कभी भी हो सकता है। जिस तरह से गाजा पर पहले हुआ, तब से ईरान का चल रहा था। तो ये चलते चलते सबने अपने कहीं ना कहीं पाइपलाइन और सब अरेंजमेंट किए हुए हैं। इंडिया की 55% जो गैस है वो वहां से आती है, उसी रूट से, जिस वजह से हमें ज्यादा दिक्कत हो रही है। पेट्रोल और डीजल में अभी उतनी दिक्कत नहीं हो रही है।
गैसेस पे ज्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। आपका इवन मिनिस्टर्स ने कहा कि 80% हम सप्लाई दे पाएंगे इंडस्ट्रीज को। अब जब इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन कम होगा तो आउटफ्लो कम होगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जीडीपी पर आता है। सिर्फ इतनी सी बात पर 0.5% जीडीपी का हमारा जो है वो कम हो जाता है। और अगर आपने बात की कि $200 अगर ये प्राइस पर ऊपर जाता है तो उसका असर ये पड़ेगा कि कम से कम 14 से 15 लाख करोड़ हमारा जो एनर्जी का बिल है वो बढ़ जाता है, जो अफोर्ड करने की हालत है हम आज की तारीख में नहीं है। रशिया एक आपके पास रेस्क्यू है, लेकिन रशिया आज प्रीमियम पर पेट्रोल डिस्काउंट आपको ऑयल दे रहा है, डिस्काउंट पर नहीं दे रहा जब वो यूक्रेन के टाइम पे दे रहा था। और दूसरा, जिस तरह से यूएस ने हम पर पाबंदी लगाई हुई है, अगर उसको सच मान लिया जाए, मैं हालांकि एक सॉवरेन देश में रहता हूं, मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि अमेरिका हमको इजाजत देगा हम कहां से डील करेंगे, लेकिन हम एक समाज में रहते हैं कि इकोनॉमी ग्लोबल एनवायरमेंट में है, तो एक दूसरे की बात जरूर सुनी जाती है कि कैसे डिस्कशंस किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो जरूर पड़ेगा, जीडीपी पर पड़ेगा, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन कम से कम कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, हमें किसी पैनिक में जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह विनोद जी, अभी हमारे पास जितना बैकअप है उससे अभी हम कितना लंबा आगे चल सकते हैं? देखिए, अभी हमारे पास 45 दिन का स्ट्रेट बैकअप है। उसके अलावा हम रशिया से खरीद रहे हैं, उसके अलावा हम बाकी देशों से भी गैस खरीदने के लिए उसके लिए डिस्कशंस अभी ऑन है। तो अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसके लिए घबराया जाए, क्योंकि 45 डेज तो स्ट्रेट है। और वो हम अपने जो अभी हमने रिजर्व को यूज करना शुरू नहीं किया है। अभी हम रशिया से और इधर से हमारे जो ऑयल्स की ट्रांजैक्शंस है वो अभी ऑन है, सब हमें सप्लाईज आ रही है, क्योंकि हम रशिया से पहले भी ऑयल ले रहे थे। ऐसा नहीं कि हमने अभी शुरू किया, हमने उसको बढ़ा दिया है। रिलायंस का भी डील हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, इंडियन ऑयल कंपनीज का भी हुआ है। तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की अभी कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन है। बिल्कुल अभी हमारे पास 45 से 50 दिन का स्टॉक बचा हुआ है और हम उस पर कंफर्टेबल हैं। ठीक है, जैसा मैं आपके पास ही आऊंगी, ने ये बड़ा कदम और बड़ा फैसला लिया है। विनोद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे अभी, और जाहिर है क्योंकि हिंदुस्तान की दोस्ती चाहे अमेरिका से हो, इजराइल से हो, ईरान से हो, हमारी बनती सबसे है। और शायद ईरान ने इसीलिए काफी सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के टैंकरों को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर उसने ये कदम उठाया तो उसके लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ घातक जरूर हो सकता है। रंजन जी, आई थिंक आपने एक जलती हुई आग के ऊपर एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पानी की बूंद डाली है। अपने एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दी है जो हम अभी बात कर रहे थे, जिसके ऊपर, क्योंकि भारत के जो संबंध है वो पूरी दुनिया के साथ अलग तरह के हैं और इसका बिल्कुल डायरेक्ट असर हमें देखने को हर बार मिलता है। और भारत ने जिस तरह से गेस्चर दिखाया था, उनका जो ईरानियन शिप को जिस तरह से अपने डॉक पर शेल्टर दिया, हालांकि अमेरिका उससे खुश नहीं था और इंडिया इस बात से, भारत इस बात से खुश नहीं था कि भारत से ईरान का जो शिप जा रहा था जिसको श्रीलंका में उसको हिट किया गया, तो उसके बाद अगर ईरान ऐसा एक कदम उठाता है तो ये बहुत बड़ा कदम है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो हम जिसकी बात कर रहे थे, क्योंकि भारत का 88% ऑयल इंपोर्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी तरन्नुम जी यहां कहूंगा, भारत को भी अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो इश्यूज है उसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना होगा और कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। अपनी एनर्जी की डिपेंडेंस को पूरी दुनिया से कम करना होगा। हमारे पास सोलर है, रिन्यूएबल एनर्जी के और जो सोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल करना होगा ताकि हम उसको यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया और सरकार भी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि लोगों को पैनिक होने। विनोद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब फिलहाल पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। क्या लग रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आने वाले समय में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए तरन्नुम जी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो 0.5% का इंपैक्ट हम पर दे सकता है। अगर ये इस तरह से बढ़ते हैं जो हमने डिस्कस किया, जिसको $200 की हमने बात की पर बैरल, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसे हालात नहीं दिख रहे, क्योंकि जब ये पीक से नीचे आया तो वो एक मैसेज था कि अब ये सिचुएशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्रोल में आ गई है। और अभी अभी जो आपने खबर दी कि इंडिया फ्लैग्स के जो शिप्स है वो वहां से क्रॉस करेंगे, तो जब हमारा ऑयल वहां से आएगा, ठीक है, वहां की रिफाइनरीज को जरूर इंपैक्ट हुआ है, वहां भी तो अटैक हुए हैं, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, उसकी वजह से हमारी जो लेबर वहां काम कर रही है वो अपने घर में पैसा नहीं भेज पाएंगी। ये मुद्दा खाली वॉर का नहीं है, ये मुद्दा, मैंने आपसे कहा, ये आर्थिक जंग है। आजकल लड़ाइयां आर्थिक मोर्चे पर लड़ी जाती है, किस देश को कैसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए कि वो खत्म हो जाता है।
आपके पास एग्जाम्पल है बांग्लादेश, आपके पास एग्जाम्पल है नेपाल, कुछ नहीं किया गया और वहां पर सब कुछ बदल दिया गया। तो ये सब जब आप देखते हैं तो उसके साथ जो ये जो अलग वॉर है, जो वॉर का एक तरीका है, ईरान ने स्ट्रेट कहा कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करूंगा। बंद करने का मकसद ही यही था कि पूरे मिडिल ईस्ट जो है वो एक तरह से जल उठेगा, पूरा मिडिल ईस्ट त्राही त्राही करेगा, और जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है, तो उस पर असर आना था। तो उसको देखते हुए ये सारी प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जब अब आप रशिया जो है आपसे प्रीमियम ले रहा है, $12 से $13 पर बैरल ऊपर माल बेच रहा है आपको, तो सिमिलरली ब्रेंट के ऊपर $91 तो ब्रेंट का प्राइस है, उसके ऊपर जाकर के हम सेल कर रहे हैं। तो ये अगर ब्रेंट का प्राइस ऊपर बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है। लेकिन मुद्दा खाली करंट अकाउंट डेफिसिट है ही नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट तो एक एस्पेक्ट है, उसके साथ साथ हमारे पास फॉरेन इनफ्लो रिड्यूस होता है। एफआईआई मार्केट से पैसा निकालती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज, अभी देखिए आज भी मार्केट सुबह गिरी, मार्केट ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैंने युद्ध जीत लिया है, वो ट्रम्प साहब और अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट ऐसे कि मार्केट तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्योंकि अभी हमारे ही पैनल पर आप देखिए कि जीएस साहब कह रहे हैं कि ये युद्ध ईरान में जीतेगा, जब भी जीतेगा। अगर हम इसकी बात करते तो मार्केट हमेशा लोअर साइड को, नेगेटिव साइड को हमेशा लेती है, क्योंकि रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। मैं अपने पैसे का रिस्क तब लूंगा जब मुझे पूरी श्योरिटी होती है, क्योंकि सबसे पहले कैपिटल मुझे सिक्योर करना जरूरी है। अगर इसके अंदर 1% भी सच्चाई है कि ईरान जीतेगा, तो मैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर डुबोने के लिए नहीं डालूंगा। लेकिन अगर मुझे ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये लड़ाई इस तरह से खत्म होगी और ये इंपैक्ट उसका जीडीपी पर ये आएगा इस तरह से, हालांकि कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में जीडीपी के नंबर्स को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है, कोई देश नहीं कर सकता है, क्योंकि वॉर कितने दिन चलेगी, किस कॉस्ट पर चलेगी, कैसे चलेगी। लेकिन अगर आप इसको आगे देखते हैं तो भारत के लिए ये वॉर के बाद भी जो है आपके पास, लेकिन विनोद जी एक चीज बिल्कुल साफ है कि डॉलर की मांग इससे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेंट का सीधा, क्योंकि हमको ऑयल खरीदना है, हमें ऑयल खरीदना है जब हमारी, ये डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है। आज भी आप देखिए डॉलर ऑल टाइम हाई है, 92.38 कल का रेट था, ऑल टाइम हाई, क्योंकि डॉलर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑयल की सारी परचेजिंग डॉलर के थ्रू है। आप दूसरी किसी करेंसी से बाय नहीं कर सकते। जब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि हमारा इनफ्लो कम हो रहा है, 5 लाख करोड़ अगर मैं गल्फ कंट्री से जो आता है वो हमारे को कम हो जाता है, तो डॉलर की डिमांड और बढ़ जाएगी। हमारे पास डॉलर है नहीं, तो हमें मार्केट से लेना पड़ेगा, मार्केट से आप लेंगे तो और महंगा होगा। तो डॉलर बिल्कुल दबाव में है, रुपी पूरी तरह से दबाव में है, जिसकी वजह से डॉलर जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है। और उसका, मैंने कहा, ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, एक आइटम का दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का तीसरे पर है। ये खाली गैस प्राइसेस नहीं, आप देखिए 53 रुपए का गैस 96 रुपीज कल हुआ हैदराबाद, ऑलमोस्ट 40 रुपीज का जंप ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका जो असर है वो दिखेगा। लेकिन ये जो आपने खबर दी, बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज दी कि इंडिया फ्लैग्ड जो शिप्स है वो क्रॉस करेंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो ये मुझे लगता है बहुत, बिल्कुल विनोद जी, और ये बहुत राहत की खबर भी है। विनोद जी मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि देख रहे हैं हम हालात किस तरीके से बने हुए हैं। हालांकि इस बीच इंडिया के लिए चैलेंजेस शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। एफआईआई की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां से एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने अपना 31,000 करोड़ रुपए निकाला, लेकिन उसके साथ साथ डीआईआई ने पैसा डाला। और जहां तक आप एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई तो देखिए पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हम आपस में बात करें तो आने वाले वक्त में हम भारत की भूमिका को आज से आने वाले अगले 10 साल में कहां देखते हैं। हम भारत को 2047 की विकसित उसके अंदर देखते हैं, तो हर एक को पैसा हमारे यहां लगाना होगा अगर आपको पैसा बनाना है। तो इसमें मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। एफआईआई तो आते जाते रहते हैं, वो बिल्कुल उनका, वो तो हमने पहले कहा ना, क्योंकि इस वक्त डॉलर पर, रुपी पर दबाव, रुपी पर जब दबाव होता है तो वो पैसा इससे निकालते, क्योंकि उनके जो पैसा है वो डीवैल्यू हो जाता है। अगर मैंने $10 लाख इन्वेस्ट किया था 88 के रेट पर, आज मैं अगर वापस $10 लाख निकालता हूं तो मुझे उतने डॉलर नहीं मिलते 92 के अंदर। तो प्रैक्टिकली मुझे अपने डॉलर्स को सेव करना, मुझे अपने पैसे को सेव करना, मेरी कैपिटल को सिक्योर करना है। तो जिस तरह से डॉलर वॉलेटाइल है और डॉलर ऊपर जा रहा है, तो एफआईआई उसको वॉच कर रहे हैं। तो 31,000 करोड़ उन्होंने विड्रॉ किया इसी महीने में, तो ये अच्छा खासा नंबर है, लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, और सरकार इस पर पूरा ध्यान रखे हुए है पूरी तरह से। जहां तक डॉलर की बात है, 725 बिलियन का हम लोग रिजर्व है हमारे पास फॉरेक्स का, जो कभी नहीं रहा, जो बिल्कुल एक शॉक
अब्जॉर्बर का काम कर रहा है। जहां कहीं जरूरत होती है आरबीआई उसको इंटरवीन करके डॉलर को भी मैनेज कर रहा है। तो एफआईआई तो वापस आएंगे, लेकिन थोड़ा सा, जैसे आपने एक ब्रेकिंग न्यूज अच्छी दी, उसके बाद ऑयल प्राइसेस पे इंपैक्ट आएगा। एक अच्छी न्यूज आने की देर है, एफआईआई आपको यही इन्वेस्ट करेंगे और ये स्टॉक मार्केट कहीं और होगा। तो ये बिल्कुल इस टाइम ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत की अर्थव्यवस्था को किसी तरह से इंपैक्ट कर सके। हाँ, अच्छे के बहुत सारे कारण हैं, आपके पैसे के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, और एफआईआई का जाना और आना मैं इसको बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूं, क्योंकि उनका एक अपना तरीका है बिजनेस करने का। वो पूरी दुनिया में पैसा इधर इंडिया से निकालते हैं, किसी और कंट्री में डालते हैं, 2-2 दिन के लिए भी करते हैं। तो ये उनका एक काम करने का तरीका है, तो वो विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन डीआईआईज ने और रिटेल इन्वेस्टर्स ने जिस तरह से देखिए स्टॉक मार्केट को संभाला हुआ है, जितनी वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं उतनी तो वॉर तो छोड़िए, रूटीन में भी हमारे यहाँ उससे ज्यादा होती है। इससे ज्यादा कहीं हमारे यहाँ वॉलेटिलिटी पिछले दिनों में हमें देखने को मिली कुछ और कारणों से। तो ये बहुत बड़ा वॉर के बावजूद भी। अच्छा विनोद जी, ये जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स है उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम लगातार उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, क्या उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, मैं वॉरेन बफे साहब को फॉलो करता हूं कि जब दुनिया बेच रही हो तब आप खरीदिए, और जब दुनिया खरीद रही हो तो आप बेच दीजिए। तो सवाल ये कि इस वक्त दुनिया स्टॉक मार्केट डाउन है, डाउन में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए, इस पे कुछ गलत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स चूज कीजिए, अच्छे सेक्टर्स चूज कीजिए, ऐसे ही वक्त किसी के टिप्स पर मत जाइए। आने वाला वक्त बिल्कुल विनोद जी, बेस्ट सेक्टर्स भी बता दीजिए। देखिए, 10 सेक्टर्स की आप बात करें तो डिफेंस सेक्टर तो अभी भी बूम कर रहा है आपके सामने। कंस्ट्रक्शन आने वाले वक्त में है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सब सेक्टर्स है जो बहुत अच्छे, हमारे बैंकिंग है जो बहुत अच्छे चलने वाले हैं। कोई मुझे कारण दिखाई नहीं देता। और ऑयल इंडस्ट्री अभी जरूर इम्पैक्ट में है, आईटी भी आने वाले वक्त में वापस आएगा, क्योंकि एआई का जो इम्पैक्ट है उसके अंदर नाउ एआई असिस्टेड हो गया, पहले एआई वर्सेस आईटी हो गया था। अब कहीं ना कहीं बिना एआई के ना आप काम कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, एक छोटे स्केल में भी। तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में आ गया है, तो हम उसको असिस्टेंस का फायदा ले रहे हैं। तो इन सेक्टर्स में जाइए, बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। और कोई, मैं किसी पैनिक मोड में नहीं जाना चाह रहा हूं, किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज कम देखिए, उस पर मत फॉलो कीजिए। अपना जो तन्नू जी का स्टेटमेंट सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज अच्छी देती है, उसको अंदाजा लगाइए। ठीक विनोद जी, और जेएस साहब और मनन साहब, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।